हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि आप बाहर की दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, आपको लग रहा है अरे भाई भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया है, तो आप अपने अंदर से बदलाव लाइए। जब आप एसएससी स्केल एग्जाम्स क्वालिफाई करें, आप उस पद पे पहुंचे, तब आप मत कीजिएगा भ्रष्टाचार, आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है चार लोग और सीखें, आपसे प्रेरणा लें, जो आगे इससे आगे लोग आए वो सीखें। क्योंकि अभी तक हमारे जो पुराने जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने देखा ही ऐसा है कि वो उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए भी इनमें से कई लोग होंगे जिनने कुछ गलत रास्ते अपनाए होंगे, कई लोग बहुत मेहनत करके पहुंचे होंगे, है ना। तो उन लोगों ने जो चीज़ देखी है वो उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो उनके ऊपर ऊपर से प्रेशर आता है उस अकॉर्डिंग। लेकिन आप उस चीज़ को अगर झेल पाएँ, चेंज कर पाएँ, तो आप चेंज ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक ऑर्डर पारित हुआ है डायरेक्टिंग द रिमूवल ऑफ अ कार्टून फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्ट करना मतलब निर्देशित करना, जिसमें निर्देश दिया गया है कि रिमूव किया जाए, यानी कि हटाया जाए एक कार्टून जिसके अंदर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीचर किया गया है, उनको वहां पे दर्शाया गया है फ्रॉम अ तमिल मैगजीन्स वेबसाइट। एक तमिल मैगजीन है, उसकी वेबसाइट पे कार्टून पब्लिश है, उसको हटाने की मांग की गई है। इज अनवारंटेड, अनवारंटेड मतलब अनुचित है, एंड मे नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द परमिसिबल ग्राउंड्स। ये अनुचित है और मे नॉट फॉल अंडर मतलब किसी भी दायरे के अंदर नहीं आता है। किस दायरे के अंदर बात कर रहे हैं? एनी ऑफ परमिसिबल ग्राउंड्स, जो भी परमिशन के दिशा निर्देश हैं, आधार हैं कि इस आधार पे आपको ये जो कार्टून है वो गलत है, आपको हटाना पड़ेगा, ऐसे किसी भी आधार के अंदर वो नहीं आता फॉर सच रिमूवल। विकटन प्लस एन ऑनलाइन ओनली मैगजीन, विकटन प्लस नाम है इस मैगजीन का, जो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती है, पब्लिश्ड बाय विकटन ग्रुप द्वारा पब्लिश की जाती है, हैज डिसाइडेड टू टेक लीगल स्टेप्स टू चैलेंज द ऑर्डर। तो उन्होंने अब तय किया है कि वो कानूनी तरीका, कानूनी रास्ता अपनाएंगे इस ऑर्डर को, इस आदेश को चैलेंज करने के लिए, इसके अगेंस्ट में। ठीक है, इट हैड अर्लियर डिफेंडेड, अर्लियर मतलब इससे पहले इन्होंने डिफेंड किया है, बचाव किया है, द कंटेंट एट अ हियरिंग, एक हियरिंग, एक सुनवाई हुई, उसमें इन्होंने इस कंटेंट का बचाव किया है, बिफोर एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी गठित की गई, वहां पे इन्होंने अपने इस कार्टून का, इस कंटेंट का अपना बचाव किया, जो कि किसके तहत की गई? इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत। The ministry's move against the cartoon goes against both freedom of expression and freedom of press। अब ये ना तो कंपनी का कहना है, ना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, ये जो राइटर है उनका ओपिनियन है। उनका ओपिनियन क्या है कि ये जो कदम है ये अगेंस्ट है, कार्टून के अगेंस्ट में जो उन्होंने कदम उठाया है ये अगेंस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचारों को व्यक्त करने का जो हमारा एक आज़ादी है उसके अगेंस्ट में, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ गया? राइटर जो है इस कदम को अगेंस्ट बता रहे हैं, यानी कि ये इसका कंडेम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। राइटर इस बात से सहमत नहीं है, मिनिस्ट्री का जो कदम है उससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो कैसा हो गया अगर हम इसमें बात करें कि थीम कैसी है पैसेज की, तो राइटर का क्लियर विरोध यहाँ पे दिख रहा है, इस एक स्टेटमेंट से जाहिर हो गया कि उनका क्लियर विरोध है इस फैसले के प्रति। तो यानी कि कैसा हो गया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। द कार्टून इज अ पीस ऑफ ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री, ट्रेंचेंट मतलब तीखा, तो कार्टून क्या है? एक तरीका होता है, एक तरीका है कि वो बहुत तीखी पॉलिटिकल कटाक्ष अगर करना चाहे, कमेंट्री करना चाहे, टिप्पणी करना चाहे, उसका तरीका होता है। हम बहुत सालों पहले से मनमोहन सिंह का भी कार्टून कैरेक्टर देखते हैं कि रिमोट सोनिया गांधी जी के हाथ में होता था, मनमोहन जी के मुंह पे पट्टी बंदी होती थी और वो सोनिया गांधी जी उसको चला रही होती थी। इस तरीके के कार्टून हमेशा से आते रहे हैं, बट कभी इस तरीके का उनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई। As
It depicted Mr. Modi shackled in chains in the presence of United States President Donald Trump. अब इसमें क्या किया गया है, इस कार्टून कैरेक्टर में दर्शाया गया है कि मोदी जी जो है शैकल्ड मतलब जंजीरों से बंधे हुए, चेन्स मतलब जंजीरें, शैकल मतलब बंधा हुआ, जकड़ा हुआ। तो इस पे चित्रित किया गया है, डिपिक्ट करना, चित्रित करना मोदी जी को चेन से जकड़ा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने। This is an apparent reference to criticism voiced in some quarters that Mr. Modi failed to protest against the ill treatment of Indian illegal immigrants. अब ये जो है apparent मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर रेफरेंस यहाँ पे उस क्रिटिसिज्म को दिया गया, उस आलोचना को दिया गया जो कि कुछ समाज के कुछ या फिर जो एक्सपर्ट कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कई जगहों पे ये बात उठ रही है कि मोदी जी फेल हुए हैं, विफल हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने में यूएस प्रेसिडेंट के सामने कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को जंजीरों में बांध के उनका किस तरीके से गलत ट्रीटमेंट के जरिए गलत व्यवहार करके उनके भेजा गया। ये विद्रोह जाहिर करने में मोदी जी विफल रहे। ये जो बात हुई ये इस कार्टून में दिखाई गई। The Prime Minister's approach to a foreign policy issue cannot be immune to symbolic denunciation through a cartoon. तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का जो अप्रोच है कि उनका जो तरीका है कि किस तरीके से अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को रखते हैं, ये जो इशू है इसको आप इम्यून मतलब किसी चीज़ से बचाव होना, किसी चीज़ के प्रति रेजिस्टेंस। तो अगर सिंबॉलिक किसी रूप में डिनंसिएशन यानी कि निंदा की जा रही है, कार्टून के जरिए से एक निंदात्मक वहाँ पे कदम उठाया गया है, तो उससे वो बचाव नहीं कर सकते हो। अब उनकी पॉलिसीज हैं, कुछ लोगों को पसंद होंगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद होंगी। अब जिन लोगों को नहीं पसंद है आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप हमारा विरोध नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। डेमोक्रेसी की सबसे जो नींव है वही इस चीज के ऊपर होती है कि आपका पक्ष और विपक्ष दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इट इज even more concerning that the Vickerton website itself has been rendered inaccessible to some users. और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि विक्टन की जो वेबसाइट है उसको रेंडर कर दिया गया है, यानी कि बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? इनएक्सेसिबल। कुछ यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो भी वो पढ़ना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। Apparently based on undisclosed orders on informal instructions to web service provider. बोल रहे हैं वेब सर्विस प्रोवाइडर को अनडिस्क्लोज्ड ऑर्डर्स दिए गए हैं या फिर इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये वेबसाइट दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये तो गलत बात है। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का आप हनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं है आप अपना आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ लीगल वहाँ पे नहीं हुआ अगर कि नहीं आप ये कार्टून नहीं बना सकते थे, ऐसा कोई लीगल पेचीदगी नहीं है, और अगर आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर चलने दो उसको, क्या हो गया। कुछ लोग आपका प्रशंसा करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, आपको दोनों को लेना आना चाहिए, राइट। While a formal order to take down content is provided for in law. बोल रहे हैं हालांकि एक पुराना ऑर्डर है जो कि टेक डाउन मतलब कि हटाने का, कंटेंट को हटाने की बात कर रहा है, इज प्रोवाइडेड फॉर इन लॉ, वो लॉ के जरिए से दिया गया है। इट विल बी होली अनटेनेबल इफ द वेबसाइट वॉज sought टू बी ब्लॉक्ड विदाउट रिकोर्स टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। लेकिन ये पूरा ही होली मतलब पूरा ही अनटेनेबल, असमर्थनीय कार्य होगा, असमर्थनीय स्टेप होगा अगर आप वेबसाइट को सॉर्ट करना मतलब कि तलाश करना कि आप उसको ब्लॉक करने का जरिया तलाश कर रहे थे विदाउट रिकोर्स मतलब किसी भी इस्टेब्लिश्ड, किसी भी तय प्रक्रिया का सहारा लिए बिना ही आपने इस वेबसाइट को ब्लॉक करने का एक जरिया ढूंढ लिया। ये बिल्कुल ही असमर्थनीय बात है। The claim that the website has been inaccessible to some since February 15 has not been denied so far. अब ये जो क्लेम है कि वेबसाइट कुछ लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं 15 फरवरी के बाद से, इस क्लेम को, इस दावे को अभी तक डिनाई नहीं किया गया, मना नहीं किया गया है। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 69A सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का,
empowers the government to block content on specified grounds। उसके अंतर्गत सरकार के पास अधिकार है कि वो किसी कंटेंट को कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जिसमें कि कुछ फॉरेन कंट्रीज के साथ में हमारे दोस्ताना रिश्ते जो हैं अगर उनको हनन हो रहा हो, पब्लिक ऑर्डर को हनन हो रहा हो, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना, कि आप किसी भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो ऐसा ऑफेंस हो जिसमें कि बिना वारंट के भी आप जांच कर सकें। किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास में अधिकार होगा कि वो बिना वारंट के जांच कर सके। तो ऐसे उकसावे से बचाने के लिए अगर कंटेंट कोई है जो इसको उकसा रहा है, तो उसको आप इंक्लूड करेंगे, यानी कि इन सभी कंटेंट को सरकार हटा सकती है। बट इट इज नॉट नोन विच ऑफ दीज ग्राउंड्स हैज बीन इन्वोक्ड एज द ऑर्डर इज कॉन्फिडेंशियल। लेकिन जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ऑर्डर तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन किस आधार पे ये ऑर्डर दिया गया, इनमें से कौन सा तर्क यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, किस वजह से, किस आधार को इस्तेमाल करके वो ऑर्डर पारित किया गया है, ये भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। How an order passed in the exercise of a statutory power can be deemed a secret is inexplicable। अब राइटर एक और यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं कि कैसे एक ऑर्डर जो कि अपने स्टैचुरी लीगल जो वैधानिक जो लीगल उनका अधिकार है, पावर है, उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं, उनको आप डीम मतलब मान सकते हैं, एक सीक्रेट मान सकते हैं। ये जो तथ्य है ये अपने आप में इनएक्सप्लिकेबल है, यानी कि अस्पष्ट है, अनक्लियर है। Even in times like the present when taking offense is a national pastime। बोले एक ऐसे समय में जब किसी भी ऑफेंस को किसी भी बात पे ऑफेंड हो जाना ये एक नेशनल पास टाइम बन चुका है। तो ये एक नेशनल पास टाइम बन चुका है, नेशनल पास टाइम मतलब शौक बन चुका है, एज वेल एज अ रीजन फॉर सेवरल चीफ मिनिस्टर्स टू अनलीश द पुलिस ऑन देयर डिट्रैक्टर्स। और एक कारण बन चुका है कि कई चीफ मिनिस्टर जो है अनलीश कर देते हैं, छोड़ देते हैं पुलिस को उनके डिट्रैक्टर्स के ऊपर, यानी कि उनके आलोचकों के ऊपर। कार्टून्स ought to enjoy greater immunity than the written word। ऐसे में कार्टून्स जो थे वो अभी तक enjoy कर रहे थे क्या, एक इम्यूनिटी, एक बचाव, एक जो सुरक्षा कवच है वो enjoy कर रहे थे रिटन वर्ड्स के कंपैरिजन में। इन दिस केस, लेकिन अब इस केस में क्या हो गया, इट इज डाउटफुल if political criticism through a cartoon can be deemed to affect friendly ties with the US। लेकिन इस केस में बिल्कुल ये डाउटफुल है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कार्टून के जरिए जो किया गया उससे यूएस के साथ में हमारे दोस्ताना रिश्ते जो हैं वो प्रभावित होंगे और अंडरमाइन पब्लिक ऑर्डर, या फिर पब्लिक ऑर्डर जो है उसको यहाँ पे दूषित किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा। द सेंटर would do well to reverse the blocking order soon। तो सेंटर को अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो इस ब्लॉक ऑर्डर को रिवर्स कर दे जल्द ही। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट ऑट टू बी यूज स्पैरिंगली। जो ये अधिकार है कि वो कंटेंट को जो है ब्लॉक कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी इनको स्पैरिंगली करना चाहिए, यानी कि संयम से करना चाहिए। मेनली टू कॉम्बैट ऑफेंसिव कंटेंट सच एज हेट स्पीच। जाहिर तौर पे किस तरीके की चीज़ों के लिए करना चाहिए, मुख्यतः इनको ये करना चाहिए जब आप हेट स्पीच को हेट स्पीच जैसा कंटेंट हो उसको फैलने से रोके। इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस चीज़ का जो उकसावा है कि वायलेंस का उकसावा या चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को आपको रोकने के लिए करना चाहिए, बट नॉट इन डिफरेंस टू अ पॉलिटिकल डिमांड एंड विदाउट रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल डिमांड कर रहा है या फिर उसमें अपना पॉलिटिकल सम्मान है, मतलब किसी ने पॉलिटिकली डिमांड करी है कि भाई मुझे ये कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी इमेज के खिलाफ जा रहा है, आप इसको हटा दो। तो डिफरेंस मतलब वो पॉलिटिकल डिमांड का सम्मान करते हुए
आपको ये पावर का अधिकार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि आप किसी भी कंटेंट को हटा दें, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विदाउट रिगार्ड दिए, यानी कि बिना ध्यान में रखे हुए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिना ध्यान में रखे हुए आपको इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पे जो राइटर हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार के उस कदम को जिसके ज़रिए से सरकार ने एक वेबसाइट का कार्टून कैरेक्टर के ज़रिए जो एक्सप्रेशन था उसको रोक दिया, उसको बंद कर दिया, और वेबसाइट को भी अब कई लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया। और जो ऑर्डर्स उसने पास किए हैं सरकार ने, वो भी उनने, आपने किसी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के ऑर्डर्स पास कर दिए, लेकिन आप बता नहीं रहे कि आपने कौन से ग्राउंड्स पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, सरकार का हो हल्ला हो रहा है, राइटर खास तौर पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा है टोन ऑफ द पैसेज, पता चली गया होगा राइटर का ओपिनियन क्या आया। क्रिटिकल, सेलिब्रेटरी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, कैसा है, क्रिटिकल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ट कैप्चर्स द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है? सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सेंसर ऑनलाइन कंटेंट। इस चीज़ का सपोर्ट तो राइटर ने किया नहीं, क्योंकि उन्होंने, राइटर ने इस फैसले को क्रिटिसाइज किया और बोला कि आपके पास में अगर सेंसरशिप का अधिकार है तो आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए करो, आप उसका हेट स्पीच को रोकने के लिए करो इस्तेमाल। यहाँ पे कहाँ आप अपना, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उनको रोकने के लिए कर रहे हो, ये तो गलत चीज़ है। जनरल अप्रिसिएशन ऑफ कार्टून्स एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर, तो ये भी मेन थीम नहीं है, अप्रिशिएट नहीं किया उनने, लेकिन ये भी कहा कि हाँ आप इस चीज़ की क्रिटिसिज्म को, इस तरीके के क्रिटिसिज्म को आप रोक नहीं सकते। अनवारंटेड सेंसरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कार्टून एंड डिफेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो अनुचित तरीके से सेंसरशिप की जा रही है एक पॉलिटिकल कार्टून के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा की गई और प्रेस के फ्रीडम के अधिकारों की बात की गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Ministry of Information and Broadcasting's directive to remove the Vickerton cartoon is considered dash as it does not align with the permissible grounds for content removal. तो इसको क्या माना गया? इसको अनवारंटेड माना गया, अनुचित माना गया ना, जस्टिफाइड, इसको बिल्कुल सही माना गया, वाजिब माना गया नहीं। इनएविटेबल, ऐसा माना गया कि इसको टाला नहीं जा सकता था, इनकरेक्ट है। एसेंशियल, जरूरी माना गया, नो। अनवारंटेड, गैर जरूरी, अनुचित माना गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the government's action against the Vickerton cartoon? सरकार का जो एक्शन था विक्टन कार्टून के अगेंस्ट में, उसके बारे में क्या कहा गया पैसेज में? तो पैसेज में उसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों बोला गया? क्योंकि आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन आप खुद बता नहीं रहे कि आप किस ग्राउंड पे ब्लॉक कर रहे हो। द गवर्नमेंट्स मूव प्रायोरिटाइजेस नेशनल सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, अगर ऐसा होता है, देश की सुरक्षा की बात होती, तो आप रीजन बता देते कि भाई देश की सुरक्षा की बात है, किस ग्राउंड पे किया, बताया तो है नहीं, इनकरेक्ट। द ब्लॉकिंग ऑर्डर सीम्स टू लैक ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यू प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। राइटर का ये कहना है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और आपने तय नियमों का पालन भी नहीं किया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कार्टून डायरेक्टली इंसाइटेड वायलेंस जस्टिफाइंग इट्स रिमूवल। तो इस कार्टून की वजह से क्या वायलेंस हुआ? मोदी जी को जंजीरों में पजकड़ा हुआ दिखा दिया गया उसके सामने, ट्रंप के सामने, तो इसमें क्या वायलेंस होने की बात हो गई? क्रिटिसिज्म हो सकता है ना, मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई, मैं उसका चीज़ बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई, आपको नहीं पसंद आई, आप बोल सकते हो, राइट। तो इसमें वायलेंस वाली कौन सी बात होगी, राइट। हर कोई उनका विरोध कर रहा है कि इलॉन मस्क जिस प्लेन को खुद बोल चुके हैं कि ये कचड़े का ढेर है, कबाड़ है, टिन का डब्बा है, वो प्लेन उन्होंने हमें इंडिया के ऊपर थोप दिया कि आपको इतने प्लेन हमसे खरीदने पड़ेंगे। इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म ज़रूरी नहीं है, होना नहीं चाहिए, तो इनकरेक्ट है। द एक्शन अलायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मीडिया रेगुलेशंस, इनकरेक्ट है। दुनिया भर की मीडिया जो है अपने देश के नेताओं के ऊपर तरह तरह के कार्टून्स बनाती हैं, इसमें कोई यहाँ पे ग्लोबल मीडिया के स्टैंडर्ड्स के साथ में, रेगुलेशन के साथ में ये मेल नहीं खा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why is it suggested that cartoons should enjoy greater immunity than the written word? बोल रहे हैं कार्टून के पास में अभी तक ग्रेटर इम्यूनिटी क्यों है और क्यों होनी चाहिए रिटन वर्ड्स के कंपैरिजन में।
देखते हैं। कार्टून्स आर अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर एंड सटायर विच शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, कि ये व्यंग का तरीका है, तो व्यंग मजाक का तरीका है, व्यंग का तरीका है, तो वो भी एक लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, है ना। लिमिट्स से बाहर जाके तो आप उसको भी सीरियसली लेंगे, तो ये रीज़न नहीं है कि कार्टून को ग्रेटर इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। पर जो पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं वो एक तरीका होता है, एक जरिया होता है अपने लीडर्स का क्रिटिक बनने का, उनके किसी गलत कदम को व्यक्त करने का, कि भाई आपका ये कदम जो है गलत था, ठीक है, उसको व्यक्त करने का एक जरिया होता है। आप उसके ऊपर भी रोक लगा देंगे तो दैट मीन्स आपको सब ऐसे लोग चाहिए जो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले। आपका कोई भी गलत फैसले को गलत अगर किसी ने बोल दिया तो वो आपकी नज़र में आ जाएगा और आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है। गवर्नमेंट्स हैव नो अथॉरिटी टू रेगुलेट कार्टून्स इन एनी सिचुएशन, ये भी गलत है। होना चाहिए अगर आपके पास में रीज़न दिए हैं ना उसमें, कि भाई अगर पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब होते हैं, दो देशों के बीच के फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब होते हैं, वायलेंस उत्पन्न होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप उसको रोक सकते हैं। कार्टून्स डू नॉट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड हेंस शुड बी इग्नोर्ड। ऐसा नहीं है, कई बार कार्टून्स के जरिए से ना क्रांतियां तक आ जाती हैं, तो ये इनकरेक्ट है कि वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये बात इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल कार्टून्स often use symbolism to critique leaders without causing real harm। पॉलिटिकल कार्टून जो है वो एक सिंबल की तरह, एक रूपांतरण की तरह होते हैं कि लीडर को हमने क्रिटिसाइज करना है बिना उसको हार्म किए, तो कार्टून के जरिए से कर देते हैं। कुछ गाली गलौच नहीं इस्तेमाल हुआ, गंदी बात नहीं हुई, फिर इसके लिए अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो उसको आप इम्यूनिटी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, बस आपने जो एक कदम उठाया उसका व्यंग किया गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी ये स्टेटमेंट है एक, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, इसमें देखना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। The recommendations of the committee regarding changes in the eligibility criteria was not accepted। recommendations हैं, was not एक्सेप्ट नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो was not accepted, was not accepted, option A is correct। Looking up, she realized she had swum dash than she thought। बोल रहे हैं ऊपर देखते हुए उसको ये एहसास हुआ कि वो स्वम करते हुए बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो फार्दर दैन शी थॉट, फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर चली गई है। फर्दर ये कंपैरेटिव, ये मतलब सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा फारदेस्ट। फर्दस्ट, फर्देस्ट इनकरेक्ट है। फार्दर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और फर्दर मतलब इससे आगे। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। द myriad of possibilities unfolds when the artist embarks on a journey of creative experiment। क्या होता है myriad, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें है ना, तो संभावनाओं के बहुत डिफरेंट पैमाने अनफोल्ड होते हैं, खुलते हैं जब कोई आर्टिस्ट एक जर्नी पे, एक यात्रा पे निकलता है, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन की यात्रा पे। तो संभावनाओं के, अ मेरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ना कि द मेरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या होना चाहिए, अ मेरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड्स व्हेन आर्टिस्ट है, तो कैसा आर्टिस्ट होगा, व्हेन एन आर्टिस्ट, अ की साउंड आ रही है तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। एन आर्टिस्ट एम्बार्क्स, तो यहाँ पे भी द आ रहा है, द आ रहा है, द मेरियड है, ऑन द जर्नी ऑफ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन, द मेरियड नहीं आएगा, एन करेक्ट है। अ मेरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड्स when an artist embarks on a journey of creative experimentation, option D is correct। Siliguri has joined the nation to celebrate the golden jubilee of the first conquest of Mount Everest by an Indian। बोल रहे हैं सिलीगुड़ी ने देश को ज्वाइन करा जब जब वो अपने गोल्डन जुबली मना रहे थे, कि पहली दफा माउंट एवरेस्ट किसी इंडियन द्वारा चढ़ा गया, उस कॉन्क्वेस्ट की गोल्डन जुबली बना रहे थे। तो हैज जॉइन द नेशन टू सेलिब्रेट, सब करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, मिलेनियम,
1000 वर्षों का जो समय होता है। कंसाइंशियस, जहाँ पे आप बहुत सावधानी से कोई काम कर रहे होते हो, तो उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कंसाइंटियस होता है, शियस नहीं होता। CONSCIENTIOUS, कंसाइंटियस। इनकन्वीनियंस, असहूलियत। यूनानिमस यानी कि एक मत से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द प्रिजनर्स वर लिविंग इन अपालिंग कंडीशंस। अपालिंग का हमें सरनेम बताना है। अपालिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब। ठीक है। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहसी। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल भोला भाला, सीधा साधा। शॉकिंग, बड़ी ही डरावनी, चौंकाने वाली। रिस्की, खतरनाक, जोखिम भरी। तो यहाँ पे अपालिंग मतलब बड़ी ही खराब, डराने वाली, है ना? तो वो चीज हो गया शॉकिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। You can do your work well within the stipulated time and be more productive if you learn to keep video games at the length of your arm. At the length of your arm मतलब दूर रखना, दूरी बनाए रखना। बोल रहे हैं कि आप अपना काम सही समय पे करना सीख सकते हैं और बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ में अपना काम करना सीख सकते हैं अगर आप अपने वीडियो गेम्स को एट अ लेंथ ऑफ योर आर्म मतलब काफ़ी दूरी पे रखना, यानी कि उनसे दूरी बनाना सीख लें। तो इसका जो करेक्ट चीज होती है, करेक्ट स्टेटमेंट होता है, वो होता है एट द आर्म्स लेंथ। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट आर्म ऑफ योर लेंथ, एट आर्म ऑफ हिज लेंथ, एट आर्म्स वेट। तो आर्म की लेंथ पे एक हाथ दूरी, तो मुझसे एक हाथ दूरी बना के रखो, यानी कि तुम मुझसे दूर रहो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वी एंजॉयड द जेंटल ब्रीज दैट वॉज ब्लोइंग। एंटोनिम बताना है जेंटल का। जेंटल का मतलब होता है बहुत नर्म, कोमल। वायलेंट होता है मतलब कि एकदम उग्र। सॉफ्ट मतलब एकदम कोमल। मॉडेस्ट मतलब विनम्र। गार्निश्ड मतलब जो सजाया हुआ हो। तो यहाँ पे सॉफ्ट तो इसका सिनोनिम हो गया जेंटल का। मॉडेस्ट और गार्निश्ड का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो वायलेंट क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट। अगर कोई कोर्ट में किसी के प्रति, किसी के अगेंस्ट में कुछ लीगल एक्शन लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकली चीज़ों के साथ में डील करता है। ठीक है, हो गया प्रैग्मेटिस्ट। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो व्यक्ति कोर्ट में केस लेकर आया है किसी के अगेंस्ट में, हो गया प्लेंटिफ। सैंक्शिमोनियस, सैंक्शिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। और न्यूमिस्मैटिक मतलब कि जो मुद्रा से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड स्टडी करता है, वो हो गया न्यूमिस्मैटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्लेंटिफ इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। आर प्रिंसिपल इज ग्रेट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारे प्रिंसिपल की दो क्वालिटीज हम बता रहे हैं। ठीक है, एंड के साथ में जोड़ के। तो हमारे प्रिंसिपल एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन्स, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही व्यक्ति जो हमारा प्रिंसिपल है एक और नाउन है उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अ ग्रेट जो है वो एक ही बारे में इन दोनों के साथ में इस्तेमाल हो जाएगा। आर प्रिंसिपल इज अ ग्रेट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब क्या हुआ? इज अ ग्रेट टीचर, इज अ ग्रेट एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई कुड डैश द रीजन फॉर बींग डैश। आई कुड फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूँ। द रीजन फॉर बींग डैश, फाइंड। अब ये है फाइंड मतलब सजा का, ये है फाइंड मतलब खोजना, लेकिन हमें पहले वाले में फाइंड यानी कि खोजने वाली बात करनी है, तो यहाँ पे हो गया फाइंड, यानी कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड एंड फाइंड, ये हो गया सजा। रीजन फॉर बीइंग फाइंड, मैं एक रीजन ढूंढ सकता हूँ, कारण ढूंढ सकता हूँ सजा के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Shiva is a hard worker. He works dash. He works hardly. He works bad. Hard, scarcely, hardly. Hard worker है तो क्या करेगा? मेहनत करेगा। He works hard. ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्डली मतलब बा मुश्किल ही। स्केर्सली मतलब कभी कभार। बैड मतलब बुरा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है फेमिलियर, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जिसका मतलब क्या होता है? चिर परिचित। पैरेलल, पैरेलल मतलब जब दो लाइनें एक समान दूरी पर एक साथ चलती हों। ठीक है, तो हो गया पैरेलल। इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। PARALLEL, पैरेलल। अचीव मतलब कुछ हासिल करना। ह्यूमरस मतलब मजाकिया। तो ऑप्शन बी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है।
देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स मेड बाय द सिटीजन टू रिस्टोर पैरिटी। बोल रहे हैं कई सारे प्रयास किए गए, न्यूमरस मतलब बहुत, जिनकी संख्या नहीं है, बहुत सारे प्रयास किए गए सिटीजन द्वारा कि वो क्या करें, पैरिटी यानी कि बराबरी का जो एक स्थान है वो बना सके, वो वापस हासिल कर सके। ठीक है, तो न्यूमरस का हमें क्या चाहिए, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो बताना है। देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई है तो इसमें कोई एरर नहीं है, न्यूमरस एज इट इज ही रहना चाहिए। न्यूमरस जो है अपने आप में ही बहुतायत की बात करता है, बहुत सारी मात्रा की बात करता है। तो मोर न्यूमरस, ज़्यादा न्यूमरस हो गया, मोस्ट न्यूमरस हो गया, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्वाइट न्यूमरस भी यहाँ पे सही नहीं होगा, तो क्या होगा, न्यूमरस क्योंकि अपने आप में ही एक अधिक संख्या की बात कर रहा है, तो ये अटेम्प्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, अटेम्प्ट्स जो कि प्लूरल है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, सरकार के रूल्स के नियमों के अभाव में, राइट्स हैव ब्रोकन आउट ऑल ओवर द कंट्री एंड एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट chaos। तो पूरे देश भर में दंगे उत्पन्न हो चुके हैं और सब चीज़ पूरी उथल पुथल हो चुकी है, chaos में है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है तो भी एटलीस्ट एक सरकार तो है ना, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सिंगल लीडर है चाहे जैसी भी सरकार तो है, उसके कुछ रूल्स एंड नियम तो होंगे। मोनार्की, मोनार्की मतलब कि जो एक राजशाही होता है, राजा का तंत्र होता है वो। ओलिगार्शी, इसका मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोगों के पास में जो है सत्ता होती है, पावरफुल लोगों के पास में सत्ता होती है। और एनआरची का मतलब होता है ऐसा समुदाय, ऐसी प्रणाली जहाँ पे कोई सरकार नहीं है। ठीक है, तो कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे में क्या होता है, दंगे फसाद होने की संभावना बढ़ जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज हाईली एडवांटेजियस टू अस इंटेलेक्चुअली। बोल रहे हैं जो हमारी रीडिंग करने की आदत है वो बहुत ही एडवांटेजियस है, बहुत ही फायदेमंद है हम सबके लिए। इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली क्या होता है, आध्यात्मिक तौर पे, इमोशनली, हमारे इमोशंस के लिए भी और स्पिरिचुअली भी। एज वन गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग वन गेट्स मेंटल डैश। अब जैसे जैसे व्यक्ति रीडिंग करने की आदत में ढलता जाता है, वो मेंटली क्या होता जाता है, उसको संतुष्टि मिलती है ना, उसको मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा या फिर उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इट हेल्प्स अस एक्वायर डैश एंड अटेन इंटेलेक्चुअल डैश। ये हमें मदद करता है एक्वायर करने में, हासिल करने में, डैश कुछ हासिल करने में बात कर रहे हैं, एंड अटेन और अचीव करने में इंटेलेक्चुअल, जो आध्यात्मिक या फिर कहें कि इंटेलिजेंस के रूप में इंटेलेक्चुअल डैश, ये हासिल करने में मदद करता है। रीडिंग टेक्स अवे आर डैश, रीडिंग से हमारा डैश चला जाता है, तो हमारी परेशानी चली जाती है, हो सकता है हमारा तनाव चला जाता है, हो सकता है। रीडिंग कैन ब्रिंग डैश इन आर सॉरोफुल टाइम्स एंड गाइड अस इन आर ड्यूटीज। पढ़ने से हमें निराशा के समय में कुछ मिल सकता है, यहाँ पे मिलने की बात कर रहे हैं, और हमें हमारी जिम्मेदारियों को, दायित्वों को अच्छे से निभाने में मदद कर सकता है, गाइड कर सकता है। सबसे पहले है एज वन गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग वन गेट्स मेंटल डैश। फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, तो यहाँ पे मेंटल संतुष्टि की बात करें। एग्जॉशन मतलब थकावट, कवरेज मतलब किसी चीज़ को कवर करना, और सक्सेस सफलता, तो यहाँ पे मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात की जा रही है, संतुष्टि की, ऑप्शन ए। It helps us acquire dash and attain intellectual dash. It helps us acquire dash. फर्स्ट है स्ट्रैटेजीज, तो हमें तरीके इख्तियार करने में मदद करता है। नॉलेज, ज्ञान हासिल करने में मदद करता है। रेडीनेस, किसी चीज़ के लिए तैयार हैं आप, तत्पर हैं, उसके लिए तैयार करता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करता है, तो हमें नॉलेज हासिल करने में तैयार करता है, मदद करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड अटेन इंटेलेक्चुअल डैश। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, घटना। स्टैग्नेशन मतलब एक ठहराव आ जाना। क्रिएशन, किसी चीज़ का उत्पन्न होना, निर्माण होना, और एक्सपेंशन मतलब विस्तार, तो इंटेलेक्चुअल विस्तार की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रीडिंग टेक्स अवे आर डैश। बोर्डम, हमारी बोरियत को दूर कर देती है, हमारा टाइम खा लेती है। विगर, विगर होता है उत्साह, हमारे उत्साह को खा लेती है। कंसर्न, हमारी चिंताओं को खा लेती है, तो हमारे बोर्डम को खत्म कर देती है, उसको खा लेती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
रीडिंग कैन ब्रिंग डैश इन आर सॉरोफुल टाइम्स, कैन ब्रिंग रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, कंफर्ट मतलब आराम, सांत्वना, राहत, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब दमन, लेथार्जी मतलब सुस्ती। तो वो हमारे लिए दुख के घड़ी में एक सांत्वना का काम कर सकती है ना, सो कंफर्ट लाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।